हमारे रोजमर्रा के काम को करने के लिए शरीर में नियंत्रण और समन्वय दोनों की बेहद आवश्यकता होती है। लेकिन अगर किसी कारण से शरीर पे नियंत्रण या समन्वय बनाना मुश्किल हो जाए तो ऐसे में क्या किया जाए? ये जो समस्या है ये पार्किंसंस रोग हो सकती है। तो इसका निदान क्या है, इसका हल क्या है, इससे बचाव क्या है? आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवाशीष चौधरी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल से। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर रूपा राजन का। नमस्कार, एडिशनल प्रोफेसर न्यूरोलॉजी, एम्स नई दिल्ली से। तो डॉक्टर रूपा, आपसे शुरू करते हैं। क्या है पार्किंसंस डिजीज, और क्योंकि ये पार्किंसन जी के नाम पर है तो उनके बारे में बताइए, कौन से एज ग्रुप में अक्सर पाई जाती है? पार्किंसंस डिजीज एक ब्रेन का डिजीज है, जो ब्रेन में जो तंत्रिका कोश है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का नंबर धीरे धीरे कम होता है, और जिसकी वजह से एक पदार्थ डोपामिन, इसकी कमी हो जाती है ब्रेन में। एंड इस कमी की वजह से, जैसे आपने दिखाया, कंपन, धीमापन, अकड़पन, चलने में दिक्कत, बैलेंस की परेशानी, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं पार्किंसन डिजीज में। ये जैसे हम कहते हैं डायबिटीज बीमारी है, लगभग उसी जैसे बीमारी है। धीरे धीरे ये सेल्स का नंबर कम होता है तो धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है ये पार्किंसंस डिजीज। जनरली ये 60 साल के बाद, या इंडिया में अगर देखा जाए तो 50 साल के बाद उम्र वाले लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। फिर भी करीब 20% जो मरीज हैं उनमें 40 साल से कम भी पार्किंसंस डिजीज की शुरुआत हो सकती है। And it's named after? It is named after Dr. James Parkinson, जिन्होंने ये पहली बार इन इंग्लिश लिटरेचर ये डिस्क्राइब किया था। बट अगर हम देखें तो आयुर्वेदिक लिटरेचर में कंपवात ऐसे नाम से इस तरह की बीमारी का प्रपात किया गया है। तो हो सकता है उससे पहले भी ये बीमारी के बारे में जानकारी थी। जी डॉक्टर देवाशीष, इस बीमारी को एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है, तो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर से क्या समझे? देखिए, प्रोग्रेशन मतलब ये होता है कि एक बीमारी शुरू होती है और ये अक्सर हम कहते हैं कि इंसीडियस, मतलब कब एग्जैक्ट शुरू है हमें ये पता नहीं लगता। धीरे धीरे ये बढ़ती रहती है। इसका कारण ये है, जैसे डॉक्टर रूपा ने बताया, कि ब्रेन के कुछ सेल्स में जो पदार्थ बनता है डोपामिन, उसकी कमी होती है, क्योंकि वो सेल्स धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं। अच्छा। जब ये 50% से ज्यादा नष्ट हो जाते हैं तो क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं। इनफैक्ट हमारे पास जब मरीज आते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 60 साल के ऊपर में अक्सर आते हैं मरीज, तो उनमें ऑलरेडी डिजेनरेशन 70 या 80% हो चुका है। तो इसीलिए ये प्रोग्रेशन कह रहे हैं। और इसमें अभी तक जो भी दवाइयां आई हैं, जो भी हमारे पास साधन है, उसमें अगर हम इसको जल्दी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। हम स्लो कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन रोकना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज है। जी, और यदि आप भी पार्किंसन डिजीज पर डॉक्टर रूपा, डॉक्टर देवाशीष से कोई सवाल करना चाहें तो हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। और बहुत से व्यूअर्स, भावना, आप जब हम पार्किंसन डिजीज पे बातचीत कर रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि एक बड़ा सिम्टम जो सबको पता रहता है वो ये है डॉक्टर रूपा की कंपन। तो अगर मान लो मेरे हाथ में ट्रेमर्स हैं और मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास आया, आप क्लिनिकली कैसे जांच करेंगे ये प्रूव करने के लिए कि पार्किंसन है? बहुत अच्छा सवाल। और ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हर कंपन पार्किंसन डिजीज नहीं है। कंपन एक सिम्टम है। तो कंपन अलग तरीके कंपन हो सकते हैं। पार्किंसन डिजीज में खासकर हम कहते हैं रेस्ट ट्रेमर, मतलब जब आप हाथ से कोई काम नहीं कर रहे हैं, हाथ रेस्ट में है, तब कंपन होता है ये पार्किंसन डिजीज में जनरली। और बीमारियों में भी कंपन आ सकते हैं, जैसे एसेंशियल ट्रेमर, डिस्टोनिक ट्रेमर, सेरिबेलर एटैक्सिया। इन बीमारियों में जनरली कोई काम कर रहे होते हैं, ग्लास उठाते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, लिखते हैं, इस टाइम कंपन होता है। तो कंपन के साथ पार्किंसंस डिजीज में बाकी सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे स्लोनेस है, स्टिफनेस है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं कंपन के सिम्टम के साथ, डॉक्टर ये जांच करेंगे कि ये सिर्फ कंपन है क्या, ये अलग सिम्टम्स भी है क्या, अलग साइंस भी है क्या, बैलेंस ठीक है क्या, आपका मूवमेंट स्लो तो नहीं हुए हैं, स्टिफनेस तो नहीं है आपके हाथ और पैर में। अगर ये सिम्टम्स एक कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम्स है, तभी हम इसको पार्किंसनिज्म या पार्किंसंस डिजीज बताते हैं। अभी हमने
कहा कि जब बुजुर्गों में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन मैंने तो कुछ यंग लोगों को भी देखा है कि उनके हाथों में कंपन है या किसी की नॉडिंग इशू बहुत रहता है कि उनकी गर्दन हिलती रहती है कंटिन्यूअसली। तो क्या वो भी पार्किंसन से ही पीड़ित हैं? कुछ उसी के सिम्टम है ये? तो जनरली जो यंग एज में तो ज़रूर मैंने बताया 20% लोग लेस देन 40 इयर्स में पार्किंसन डिजीज़ की शुरुआत होती है। जनरली पार्किंसन डिजीज़ में प्राइमरीली गर्दन का कंपन नहीं होते हैं, बट कुछ लोगों में हो सकता है। बट पार्किंसंस कहने के लिए कंपन के साथ साथ ये बाकी सिम्टम्स का होना भी ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, इस समय नई दिल्ली से सुधीर जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी जो पंत हॉस्पिटल के जो एचओडी हैं जी, उन्होंने बोला कि 70 to 80% जो है इसमें न्यूरो से रिलेटेड डिसीज है और ये इसमें डीजनरेशन जो है हो जाता है। हाँ जी। तो क्या ये क्योरेबल है या ये मतलब इट विल बी परसिस्टिव, मतलब परसिस्टेंस रहेगा इसका मतलब? जी डॉक्टर देवाशीष। देखिए ऐसा है कि जितने भी डीजेनरेटिव डिजीज हैं उसमें अभी तक हमारे पास ब्रेन के डीजेनरेटिव डिजीज जो हैं उसमें अभी तक क्योर बहुत कम में आए हैं। मतलब क्योर होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ब्रेन सेल्स एक बार जन्म के बाद बनते हैं तो दोबारा वो रीजनरेट हो नहीं सकते। तो इसीलिए हमारा प्रयत्न यही रहता है कि जितना जल्दी मरीज हमारे सामने आए, हमारे पास आए, उनके लक्षण जैसे ही आए सामने वो हमारे पास आए। और आजकल तो ऐसा भी प्रयत्न किया जा रहा है कि लक्षण होने से पहले भी हम उसको किसी तरह जांच के द्वारा अगर उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उनमें ये बीमारी काफी हद तक हम मैनेज कर सकते हैं, इसका प्रोग्रेशन बहुत स्लो कर सकते हैं और ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए लार्ज पीरियड ऑफ हिज लाइफ, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? एक तो जैसे डॉक्टर रूपा ने बताया, क्लिनिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मरीज को सबसे अहम सिम्टम, हालांकि ये कंप बात है, कंपन सबसे सामने आता है, लेकिन सबसे अहम सिस्टम जो सिम्टम है वो है स्लोनेस, ब्रेडिकाइनेजिया जिससे हम कहते हैं, जिसमें आदमी का काम करने का जो क्षमता होता है उसमें स्लोइंग आ जाती है। हर काम वो धीरे करता है, खाना खाता है धीरे, कपड़े पहनता है धीरे, मंजन करता है धीरे, चलता है धीरे। तो ये एक प्राथमिक सिम्टम है जिसको हम पार्किंसंस में की सिम्टम मान के चलते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जैसे बताया स्टिफनेस हो सकता है, हाथ पैर में अकड़ापन आ जा सकता है, कंपन हो सकता है। काफी मरीज जो पार्किंसंस डिजीज है उनको डिजीज होने से काफी पहले से उनको स्लीप में डिस्टर्बेंस होता है, नींद में परेशानी आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सूंघने में दिक्कत होती है। तो ये सारे सॉफ्ट सिम्टम्स होते हैं जो कि पहले पहले आ सकते हैं, जिसमें हमें संदेह आ सकता है। और अभी जो है हम न्यूरो इमेजिंग द्वारा, मतलब कुछ फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग है, उसमें हम डोपामिन कितना ब्रेन में बन रहा है उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं। उसके द्वारा भी हम देख सकते हैं कि इस मरीज में ये सॉफ्ट सिम्टम्स के साथ जो आए हैं उनमें ये डिजीज का प्रकोप बन रहा है या नहीं बन रहा है। और जैसे डॉक्टर रूपा ने बताया कि कुछ जेनेटिक पार्किंसंस डिजीज वाले पेशेंट्स भी होते हैं जिसमें आजकल जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से। सौरभ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये मेरे शरीर के अलग अलग हिस्से में कभी कभी तनाव महसूस होता है, खिंचाव की तरह, तो ये क्या पार्किंसन है क्या कुछ और है? आपकी एज बता दीजिए। 49 जी डॉक्टर रूपा जी। थैंक यू सौरभ जी। तो ये आपका तनाव पार्किंसन का एक सिम्टम हो सकता है, बट जनरली शरीर के अलग विभिन्न भाग में अलग अलग टाइम पे हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये पार्किंसन का लक्षण हो। इसके लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है ताकि वो आपको एग्जामिन कर सके, ये जो सिम्टम्स का हमने जिक्र किया है उनके लिए चेक कर सकें एंड डिसाइड कर सकें। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा था कि डायबिटीज की तरह ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और अर्ली ऑनसेट भी देखा जा रहा है, तो कारण क्या है फिर इसके? तो देखिए, एक मरीज में, एक इंसान में क्यों होता है ये कहना मुश्किल है, जैसे कि डायबिटीज के बारे में भी कहना मुश्किल है, राइट। बट कुछ पता है हमें क्या रिस्क फैक्टर्स है। इन अराउंड 4 to 10% फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होते हैं, मतलब फैमिली में और किसी को भी पार्किंसन डिजीज है उनमें भी। हाँ, तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं डेफिनेटली। कुछ है जो आनुवंशिक पार्किंसन डिजीज होते हैं, बट इन द मेजॉरिटी मोर देन 90% 80% में वो कंप्लीटली जेनेटिक नहीं है। कुछ जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं बट लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होता है। तो लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स फॉर पार्किंसन डिजीज में फिजिकल एक्टिविटी का लैक एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। रिकरेंट हेड इंजुरीज, अगर आपको सिर पे चोट लगते हैं,
पेस्टिसाइड्स का ये देखा गया है कि एक्सपोजर से पार्किंसन डिसीज का रिस्क बढ़ता है। एक ये भी कुछ चीजें देखे गए हैं, जैसे कॉफी ड्रिंकिंग, ये थोड़ा प्रोटेक्टिव देखा गया है। सिमिलरली स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, कुछ स्टडीज में दिखाया गया है कि जो स्मोकर्स हैं उनमें थोड़ा कम होता है पार्किंसंस डिसीज, बट ये कोई रीजन नहीं है आपको स्मोक करने के लिए, बाकी बीमारियों का रिस्क बढ़ता है उससे। और ड्रिंकिंग का पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है, बट जो स्ट्रॉन्ग काफी टाइम से ड्रिंक करते हैं उनको बैलेंस प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स के बाद उसकी वजह से पार्किंसन का लक्षण ये आ सकते हैं। तो ये मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है। तो डॉक्टर, अगर अपने डाइट को हम देखें कि कुछ लोग शुरू से ही बहुत अच्छी डाइट रखते हुए चल रहे हैं, कुछ लोगों की डाइट में ही कुछ गड़बड़ है, तो क्या ये भी पार्किंसंस का रीजन हो सकता है, क्योंकि कॉफी और स्मोकिंग ये सब है? देखिए, ऐसा है कि अभी तक हमें नहीं मालूम कि पार्किंसंस का शुरुआत किस कारण से होता है, किस कारण से वो जो पर्टिकुलर सेल्स हैं, जो नाइग्रल सेल्स कहते हैं हम, जिसमें डोपामिन बनता है, वो किस कारण से वो धीरे धीरे बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसका नहीं मालूम। ये जो डॉक्टर रूपा ने बताया, ये सारे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैं। ये देखा गया है कि इन मरीजों में शायद ये चीजें ज्यादा हो सकती है या कम हो सकता है, लेकिन कारण, कॉजल रिलेशनशिप वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। इसके लिए शोध कार्य चल रहा है। अब जैसे अभी एक रिसेंट चल रहा है जो आपने डाइट का बताया कि गट ब्रेन एक्सेस। हमारे गट में, हमारे पेट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पलते रहते हैं, ठीक है। हम लोग जो खाना खाते, जितना भी शुद्ध खाना खाए, जितना भी पानी पिए, जहां हवा का सेवन करे, हमारे अंदर ऑर्गेनिजम्स जाते हैं, गट में वो लाइन करते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव होते हैं, कुछ पैथोजेनिक होते हैं। तो इनका असर शरीर के जो वेरियस टाइप के प्रक्रिया हो रहे हैं उसमें इफेक्ट कर रहा है, ब्रेन फंक्शंस में भी हो रहे हैं। तो अभी जो नया एक हाइपोथेसिस आया है कि ये गट ब्रेन एक्सिस का के कारण से हो सकता है कि ये नाइग्रल सेल्स में कुछ खराबी आ रही है और जिसके वजह से डोपामिन कम हो जा रहा है। तो इसीलिए सही माने में खान पान रखना, एक बैलेंस डाइट रखना, ये अपने आप में जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और ब्रेन हेल्थ के लिए भी। That's why they say that is the second brain। पर अब अगर मान लीजिए कोई मरीज आ गया, मान लीजिए 60 साल से ऊपर, और उसके ट्रेमर्स हैं और आपने डायग्नोस कर लिया पार्किंसन डिजीज है, तो क्या फिर आप दवाई देते हैं? और अगर दवाई देते हैं तो मेडिसिन करती क्या है? सबसे पहले ये एक सवाल उठता है, क्योंकि जैसे सर ने कहा, ये एक स्लोली प्रोग्रेसिव बीमारी है, तो कभी कभार सिम्टम्स बहुत हल्के होते हैं जब पहले बार पता चलता है कि ये पार्किंसन का लक्षण हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल, जब चलते हैं, एक हाथ नहीं चल रहा, हल्का सा कंपन हो रहा है, जिसकी वजह से मरीज को अपने लाइफ में कोई भी काम करने में तकलीफ नहीं हो रहा हो, तो उस स्थिति में, जैसे प्री डायबिटीज स्थिति में, हमें दवाइयों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें लाइफस्टाइल पे फोकस करना है, एक्सरसाइज करना है, खान पीन का ठीक करना है। तो ऐसे ये जो प्रोड्रोमल पार्किंसन डिसीज स्टेज में अगर पता चलता है तो हो सकता है आपको दवाई का जरूरत ना पड़े। बट उससे आगे जब सिम्टम्स बढ़ते हैं और अपने कार्य करने में किसी भी तरीके, सोशली, डेली एक्टिविटीज, प्रोफेशनली अफेक्ट करने लगते हैं, तो जरूर दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। मेजरली सारे जो दवाइयां हैं वो डोपामिन रिप्लेसमेंट है। तो ये जो डोपामिन जो ब्रेन में कम हो रहे हैं, उसके लीवोडोपा, उसका एक फॉर्म है जो हमारे शरीर के अंदर डोपामिन में कन्वर्ट किया जाता है। एंड कुछ और दवाइयां हैं, गोलियां, जो डोपामिन के जैसे काम करते हैं। तो डॉक्टर, सिर्फ मेडिसिन से ही क्योर होता है या यहाँ पर सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है? हमने बताया कि डिजीज का स्पेक्ट्रम होता है। पहले अर्ली स्टेज में जब पेशेंट डिसेबल्ड नहीं है, जब पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हम दवाई बहुत मिनिमम देते हैं, क्योंकि सारी दवाई हमें ये जानना जरूरी है कि ये सिम्टोमेटिक है, मतलब ये आपके सिम्टम्स को इंप्रूव करेंगे। डिजीज में शायद कोई परिवर्तन नहीं आएगा, डिजीज को स्लो कर देगा और सिम्टम्स को आपका इंप्रूव करेगा। तो डोपामिन रिप्लेसमेंट इज अ मेजर फॉर्म ऑफ थेरेपी। वो हम काफी साल तक मरीज डोपामिन रिप्लेसमेंट के लिए नॉर्मल हो सकता है, जैसे 4 साल 5 साल, लेकिन 4-5 साल के बाद से उसका असर में परिवर्तन आ सकता है। हो सकता है कि उतना इफेक्टिव नहीं रहे, हो सकता है कि उसका रिस्पांस अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, हो सकता है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स आ जाए। तो अब धीरे धीरे जब मरीज प्रोग्रेस कर रहा है, तब ऐसा हो सकता है कि ये गोलियां आपको असर करना बंद कर दे, तब सर्जरी की जरूरत होती है। तो आज के दिन में एक सर्जरी है, उसको हम कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, डीबीएस। वो पार्किंसंस डिजीज जो कि दवाई से नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं, जो बीमारी, उसमें बहुत कार्यकर हो रहा है, और वो उसको लाइफ को वापस, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा के नियर नॉर्मल
कर दे रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है पार्किंसंस डिजीज में। और अभी उसके साथ साथ एक नई चीज आई है जिसको हम कहते हैं फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। हाई बीम अल्ट्रासाउंड से ब्रेन का उस रीजन में जहां से ये सिम्टम्स उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे ट्रेमर्स उत्पन्न हो रहे हैं, उसको हम बर्न कर दे रहे हैं। अच्छा। और उसके वजह से सिम्टम्स में राहत मिल जा रही है, पेशेंट बैक टू नॉर्मल, नियर नॉर्मल हो जा रहा है। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि व्यूअर्स जब हम सुनते हैं शब्द अल्ट्रासाउंड तो हमें लगता है ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, लेकिन जब जनरल अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है वो तो डायग्नोस्टिक टूल है डॉक्टर रूपा, पर जैसे डॉक्टर देवाशीष कह रहे हैं फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, ये एक थेरेप्यूटिकल टूल हो गया फिर। यस, डेफिनेटली। तो ये है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। जैसे सर ने बताया, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से थोड़ा सा डिफरेंट है। एक हेलमेट के रूप में ये अल्ट्रासाउंड बीम्स पास करते हैं अंडर एमआरआई गाइडेंस। वेरी केयरफुली वन कैन डिसाइड वेयर दीज अल्ट्रासाउंड बीम्स विल फोकस, एंड उनको वहां पे फोकस करके छोटा सा लीजन बना सकते हैं, उस एरिया को जला लेते हैं जहां से ये ट्रेमर या स्लोनेस या स्टिफनेस या ऐसे समटाइम्स एडवांस्ड पार्किंसन डिजीज में कुछ डांस जैसे मूवमेंट्स होते हैं। तो ये जहां से उत्पन्न होता है उस एरिया को, तो इनका ये जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या एमआर गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, इनका रोल आता है जैसे सर ने बताया थोड़ा सा एडवांस्ड पार्किंसन डिजीज में, जबकि मेडिकेशंस के बावजूद आपके सिम्टम्स पूरे दिन कंट्रोल नहीं रहते और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो इम्पेयर कर रहे हैं। तो उनमें दैट इज ऑल्सो सिम्टम कंट्रोलिंग ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि हम पार्किंसन को जड़ से खत्म कर रहे हैं, बट दवाइयों से बेहतर तरीके ये सिम्टम्स को सर्जिकली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, एक पेशेंट है जो एजेड है, 50 प्लस है, 60 प्लस है, उसमें रोग पाया गया, और एक है जो यंग एज में डिटेक्ट हो गया जिसमें, तो दोनों का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, और क्या दोनों के साथ ही वही इशू है कि एक समय पर आके दवाई का असर थोड़ा कम होने लग जाता है? ये बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, ये दोनों ग्रुप जो अर्ली एज में है और जो लेट एज में है, बेसिक पैथोलॉजी तो सेम है कि डोपामिन की कमी हो रही है, लेकिन इनका बिहेवियर पैटर्न अलग होता है। जैसे पहले वाले जो यंग ग्रुप है उसमें अगर देते हैं तो थोड़ा सा दवाई से उनको बहुत ज्यादा अच्छा असर आ जाता है। बहुत ज्यादा दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनका ये असर बहुत कम समय के लिए रहता है। 1 साल 2 साल के अंदर ही वो उनका पीक रीच कर जाता है और साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम, जैसे डॉक्टर रूपा ने बताया, ये अहम है कि देखना कि पेशेंट कितना डिसेबल्ड है। पेशेंट अगर डिसेबल्ड नहीं है तो हम दवाई को थोड़ा धीरे धीरे देते हैं। तो उसका जो मात्रा भी बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हमारा देखना कि ओवरऑल वर्क पैटर्न क्या है पेशेंट का। जैसे यंग पेशेंट है, उसको एक्टिव लाइफ लीड करना है, उसको नौकरी करना है, बाहर जाना है, तो उसमें शायद दवाई की आवश्यकता ज्यादा हो। लेकिन अगर 60 साल 65 साल हो गया तो उसमें दवाई की आवश्यकता शायद कम हो। ये भी देखना पड़ता है। तो अभी तक जितने हमारी डिस्कशन हुई, यहाँ पे एक चीज तो समझ में आई कि डोपामिन जो है उसका बहुत अहम रोल है। बिल्कुल। तो डॉक्टर रूपा, ऐसा हम क्या करें अभी कि हम डोपामिन को इंक्रीज कर सके अपने ब्रेन में? किस तरीके से प्रयास कर सकते हैं? सो डोपामिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ब्रेन में रिलीज होता है ड्यूरिंग सेवरल एक्टिविटीज। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी, एक जैसे गोल डायरेक्टेड एरोबिक एक्टिविटीज। गोल डायरेक्टेड एरोबिक एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल जॉगिंग हो, स्विमिंग हो, योगा, डांसिंग, इन ऑल दीज एक्टिविटीज डोपामिन रिलीज होता है। सेकेंड है कि मन की संतुष्टि। सो दिस इज द हार्मोन और द पदार्थ दैट इज रिलीज्ड व्हेन समबडी इज हैप्पी। जब आपके कुछ खुशी की न्यूज, जो भी खबर ऐसे आते हैं, तो डोपामिन रिलीज होता है। तो वो मन भी संतुष्ट एंड रिलैक्स्ड एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कुछ उसके अलावा कुछ ऐसे फल या वेजिटेबल्स भी हैं जिसमें थोड़ा डोपामिन पाया जाता है, बट वो उतनी क्वांटिटी में नहीं है कि हम उसको खा के हमारी जो कमी है उसको ठीक करें। बट जो नेचुरल कोर्स में फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिवली एंड फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है डोपामिन के लेवल्स को बनाने के लिए। तो डॉक्टर साहब, जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, मान लीजिए किसी की हाथ की मूवमेंट काफी ज्यादा हो गई, अब वो बैंक के खाते में साइन भी नहीं कर पा रहा, तो फिर आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं कि वो समय रहते एक ऑल्टरनेटिव बना लें, क्योंकि अब साइन तो नहीं हो पा रहा उनसे? अक्सर पेशेंट खुद ही आते हैं, फैमिली खुद ही आती है, तो हम इसको पहले से ही हम उनसे डिस्कस करते हैं कि ये आ सकता है समय जिसमें आपका साइन मैच ना करे। इसीलिए इसके लिए आप
लीगल प्रबंध जो है वो कर लीजिए, बैंक से बात कर लीजिए। हम सर्टिफिकेट इश्यूज करते हैं कि इनका ये उसके स्केल्स हैं, डिसेबिलिटी मेजर करने के लिए स्केल्स हैं। लेकिन इसमें एक और चीज आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी तक हमने बात किया कि ये मोटर सिम्टम्स के बारे में बात किया, हिलना डुलने के बारे में बात किया, बैलेंस के लिए बात किया, लेकिन नॉन मोटर सिम्टम्स पार्किंसंस में अधिकतर पाया जा रहा है। मेंटल कंडीशन, साइकेट्रिक कंडीशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स उनको और भी परेशान करता है। पार्किंसंस तो है मोटर प्रॉब्लम्स, लेकिन ये भी साथ साथ चलते हैं। तो हमारा जो अप्रोच होता है ट्रीटमेंट का, उसमें सिर्फ पार्किंसंस के मोटर प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, नॉन मोटर प्रॉब्लम्स के लिए भी हम उसको बहुत उनके साथ काउंसलिंग करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, इवन ड्रग्स भी देने पड़ते हैं उसको चेक करने के। और इसमें फैमिली का रोल कैसे देखते हैं आप चलते चलते? अगर परिवार के किसी सदस्य को पार्किंसन रोग है, समय के साथ बढ़ रहा है और आपको विजिबल भी है, चाहे ट्रेमर्स हैं या नॉन मूवमेंट सिम्टम्स, परिवार कैसे हेल्प करे? तो परिवार का रोल बहुत ज़रूरी है, जैसे स्पेशली एज द डिजीज प्रोग्रेसेस इन द अर्ली टाइम्स ऑल्सो। जैसे सर ने बताया, ये जो नॉन मोटर सिम्टम्स है समटाइम्स प्री मोटर हो सकते हैं। कंपन, अकड़पन, ये धीमापन ये शुरू होने से पहले, काफ़ी साल पहले से मूड लो रहना, उदास रहना, नींद में दिक्कतें, नींद में चिल्लाना, हाथ पैर मारना, सूंघने की क्षमता की कमी, कॉन्स्टिपेशन, तो ये चीज़ों के लिए स्पेशली मूड एंड सोशल एक्टिविटीज़ बना रखने के लिए फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट पूर्ण रोल है। एंड एज द डिसीज प्रोग्रेसेस उनको समटाइम्स हेल्प की जरूरत पड़ सकता है। एंड ये इन एडवांस्ड पार्किंसन डिजीज समटाइम्स अगर यादाश्त में, चलने में दिक्कत आती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है फॉल्स प्रिवेंट करने के लिए। चलते चलते डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा था कि अभी तक मेडिकल साइंस कॉजल ट्रीटमेंट नहीं पता कर पाई कि कॉज क्या है, तो अगर युवा विद्यार्थी कार्यक्रम देख रहे हैं, कौन से 2-4 अनसुलझे सवाल हैं जो अगले दशक भर में साइंस उसका आंसर पाले? नहीं, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले ये पता लगाए कि क्यों डोपामिन के सेल्स जो हैं वो डिजेनरेट हो रहे हैं, क्या कारण है उसका। सेकेंडली, जो अपना शरीर में डोपामिन बन रहा है उसको क्या अंदर से ही और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और क्या क्या उपाय से बढ़ा सकते हैं। और तीसरा, आई थिंक जो डॉक्टर रूपा ने बताया सोशल इंटरेक्शन के बारे में, 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जिसके लिए हर मरीज हमें बोलता है। एक तो ये सोशल मीटिंग्स में जाते हैं, शादी में जाए, कहीं मीटिंग में हाथ में कंपन होता है, जो एम्बैरेसिंग हो जाता है पेशेंट के लिए बहुत, और उनके ना काफी ड्रूलिंग होता है, स्वॉलो कर नहीं पाते तो सलाइवा ड्रूल करता है, तो बार बार उनको ये सलाइवा मोचना पड़ता है। तो ये दोनों के लिए, इसके लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज जो आपने बातचीत की है ये भी काउंसलिंग भी है, और आपने ये भी बताया कि मेडिकल साइंस निरंतर आगे बढ़ती है। आशा है कि दशक भर में हम कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब पा लेंगे। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर देवाशीष आपका, डॉक्टर रूपा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।